Hi guys, I am Akil Ahmed, your tutor. Today I am going to start फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला टॉपिक यानी बेसिक अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। मैंने इसको सफ़े पर पहले लिख लिया है आपकी सहूलत के लिए, टाइम बचाने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जब भी अकाउंटिंग शुरू होती है, जहाँ बिल्कुल यही स्टार्ट तरीकाकार है जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्टार्टिंग अकाउंटिंग है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। पहले स्टार्ट करें, व्हाट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग की बुनियादी इक्वेशंस क्या है। हर कॉमर्स के स्टूडेंट को जब वो अकाउंटिंग सीखने जाए तो उसको सबसे पहले ये जानना है, ये सीखना है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन या व्हाट इज़ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो मैंने आपके सामने, ये आपको नज़र आ रही है, डिस्प्ले हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ नज़र आ रहा होगा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। दोबारा पढ़ता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसको हम एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। दुनिया में जितनी भी अकाउंटिंग हो रही हैं वर्ल्ड में, किसी भी तरीके से जो भी, उसकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस यही है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस प्रोप्राइटर प्लस कैपिटल बोल रहे हैं, या प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या ओनरशिप भी कह सकते हैं हम इसको। यही इक्वेशन है, नाम बदल देगा, ओनरशिप हो जाएगा, ठीक है, या शेयर कैपिटल हो जाएगा, या पार्टनर कैपिटल हो जाएगा। मुख्तलिफ कैपिटल के नाम हो सकते हैं, या कैपिटल या ओनर या जो है सोल प्रोवाइडर या पार्टनर्स वगैरह वगैरह नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कैपिटल। अब मैं इसको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि ये आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब असेट किस तरीके से इज इक्वल टू होते हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये कहते हैं कि असेट्स बराबर हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के अमाउंट को अगर जमा कर लो तो उसका अमाउंट बराबर होना चाहिए असेट्स के अमाउंट के। बात समझ में आ रही है? लाइबिलिटीज़ जितने भी आपके ऊपर कारोबार के ऊपर कर्जे हैं, कारोबार के तमाम कर्जे प्लस कारोबार में लगाया हुआ सरमाया मालिक का, यानी ओनर ने जितना भी, प्रोप्राइटर ने या ओनर ने जितना भी सरमाया कारोबार में लगाया उसको, और बाहर के लोगों से जो कारोबार ने कर्जा लिया है, जिनको लौटाना है, वापस करना है कर्जा, इन दोनों को अगर जमा कर लो तो ये बराबर किसके होते हैं, असेट्स के। अब असेट्स क्या होते हैं, असेट्स होती है कारोबार की जायदाद, कारोबार की प्रॉपर्टी, ठीक है, कारोबार के असासे, यानी कारोबार जिन जिन चीज़ों का मालिक है, जो कारोबार की अपनी चीज़ें हैं, जिसको कारोबार इस्तेमाल कर सकता है कारोबार के लिए, उसे हम बोलते हैं असेट्स। प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके अंदर तो ये बता दिया मैंने, कारोबार की जायदाद या कारोबार की प्रॉपर्टी, इनको क्या बोलते हैं, असासे यानी असेट्स। ये तमाम चीज़ें कारोबार के नाम होती हैं, कारोबार की अपनी होती हैं। कारोबार इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है। जो चीज़ कारोबार की अपनी होती है वो कारोबार की जायदाद, कारोबार के असासे, कारोबार की प्रॉपर्टी कहलाती हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट नाम इस्तेमाल होते हैं अकाउंटिंग में, आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। इसी तरह कर्जे, वो कर्जे, आपको पता है कि हर कारोबार के अंदर कुछ कर्जे भी होते हैं। कर्जे वो होते हैं, वो पैसा जिसे कारोबार ने कुछ अरसे के बाद लौटाना है उन लोगों को जिनसे वो पैसा उधार में लिया था, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़, यानी ये कारोबार के ऊपर जिम्मेदारी है। लायबिलिटीज़ होती है बार, जिम्मेदारी, वाजिबात,
जो कारोबार को वापस करने होते हैं उन लोगों से जिनसे कारोबार ने लिए होते हैं। ठीक है, ये हर कारोबार में लायबिलिटीज होती है। इसी तरीके से कैपिटल का लफ्ज़ आ रहा है। कैपिटल बोलते हैं सरमाए को, इन्वेस्टमेंट को। कोई भी कारोबार किसी सरमाए के बगैर नहीं शुरू हो सकता। यानी किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए कोई ना कोई शख्स कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना पैसा लगाएगा, तो उसके लगाए हुए पैसे को सरमाया यानी कैपिटल कहते हैं। वो शख्स कारोबार का ऑनर कहलाएगा, कारोबारी डिसीजन वही लेगा। कारोबार को जो कुछ प्रॉफिट होगा उसी सरमाए लगाने वाले शख्स को होगा। कारोबार को कोई लॉस होगा तो वो भी सरमाए लगाने वाले शख्स को होगा। तो इस तरह ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई कि असेट्स वो होते हैं जो कारोबार के असासे होते हैं, कारोबार की जायदाद होती है, कारोबार की प्रॉपर्टी होती है जो कारोबार के नाम होती है। लायबिलिटीज होती है जो कारोबार के नाम पर कर्जा लिया गया है। जो कर्जा कारोबार के नाम पे लिया गया है, कुछ वादा किया गया है कि कुछ टाइम के बाद वो कर्जा लौटा दिया जाएगा, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। वो कारोबार पे जिम्मेदारी होती है, कुछ अरसे बाद रीपे करना होता है, वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है वो कर्जा। कैपिटल होता है जिसने कारोबार को शुरू किया होता है, जिसने कारोबार में अपना पैसा लगाया होता है इस मकसद के लिए कि वो कारोबार को चलाएगा और चलाकर कारोबार को प्रॉफिट में ले जाएगा। जो मुनाफा होगा वही उसका जो है फ़ायदा है उसका ऑनर्स का। अगर उसके गलत फैसलों की वजह से अगर कारोबार को कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान भी सरमाया लगाने वाले ऑनर को ही होगा। इसको कहते हैं कैपिटल, लगाए हुए सरमाए को कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि कारोबार के अंदर जो है ये कारोबार के असेट्स क्या होते हैं, यानी कारोबार की जायदाद क्या क्या होती है, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा नंबर ऑफ करंट असेट्स। कारोबार में दो किस्म के असेट्स होते हैं। एक करंट असेट्स होता है यानी जारी असासे, जो गर्दिश करते रहते हैं कारोबार में मुख्तलिफ नामों से और बासानी एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उसे हम कहते हैं करंट असेट। करंट असेट्स वो असासे होते हैं जो कारोबार में सर्कुलेट करते हैं, गर्दिश करते हैं और बासानी यानी ईजीली कन्वर्ट तब्दील हो जाते हैं कैश के अंदर। तो उसके अंदर हमने कुछ नाम लिखे हैं कौन कौन से करंट असेट में आते हैं, यानी ऐसे असासे जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए वो कारोबार के करंट असेट्स होते हैं। जैसे कैश तो खुद ही लिक्विड है, हर चीज़ को कैश में ही कन्वर्ट होना है। इसके अलावा बैंक, वो पैसा जो बैंक में रखा है, आपने चेक लिखा और बैंक से पैसा कैश में कन्वर्ट कर लिया, ले लिया पैसा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसा जो आपने उधार में दिया हुआ है, यानी वो पैसा जो मार्केट में आपको अपने ग्राहकों से कुछ वक्त के बाद मिलेगा, कस्टमरों से कुछ वक्त के बाद मिलेगा। आपने अपने कस्टमर को कुछ माल उधार में बेचा है, 15 दिन के बाद पेमेंट मिल जाएगी या 1 महीने के बाद, 2 महीने का, ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर कस्टमरों से पैसा आ जाएगा। जब तक पैसा नहीं आता वो कारोबार का अकाउंट रिसीवेबल होता है। इसकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं होती बल्कि ये क्लेम होता है जो किसी कस्टमर से वसूल करना होता है कारोबार को, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरह मर्चेंडाइज बोलते हैं उस गुड्स को, उस सामान को, उस अशिया को जिसका कारोबार जो है, जिस अशिया का कारोबार किया जा रहा होता है। अगर कारोबार एक फर्नीचर बेचने का है तो फर्नीचर की दुकान में जितना भी फर्नीचर रखा होगा वो मर्चेंडाइज कहलाएगी कारोबार की। अगर कारोबार मेडिसिन यानी दवाइयाँ बेचने का है तो दवाइयों की दुकान में जितनी भी दवाइयाँ रखी होंगी जो अभी बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, वो मर्चेंडाइज कहलाएंगी। इसी तरह अगर कारोबार आपका कार बेचने का है तो आपके कार शोरूम में जितनी भी कारें अनसोल्ड यानी बिना बिके रखी होंगी वो सब की सब मर्चेंडाइज कहला रही होंगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री माने स्टॉक, ज़ख़ीरा। ठीक है, मर्चेंडाइज का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है, इन्वेंट्री भी होता है और मर्चेंडाइज बोलते हैं, और इसको गुड्स भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज वो चीज़ होती हैं, वो अशिया होती हैं जिसका कारोबार किया जा रहा होता है। ये कोई भी हो सकती है अशिया जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। अगर हमारे पास जनरल स्टोर से, हम जनरल स्टोर में मुख्तलिफ किस्म का सामान फरोख्त कर रहे हैं तो जनरल स्टोर में जितना भी सामान पड़ा हुआ है कारोबार का अनसोल्ड, वो सब का सब कारोबार की मर्चेंडाइज है।
ठीक है। जब हम इस मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं बेचने की नीयत से कि कारोबार में लाके इसको हम कुछ प्रॉफिट रख के बेचेंगे, तो हम जब उसको अकाउंटिंग की बुक में लिखते हैं तो फिर परचेजेस के नाम से लिखते हैं, मर्चेंडाइज के नाम से नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन जब इसी मर्चेंडाइज को हम रीसेल करते हैं अपनी दुकान पे लाके कुछ प्रॉफिट रख के, तो फिर सेल करते वक्त इसको हम सेल के नाम से लिखते हैं, मर्चेंडाइज के नाम से लिखते। तो हमें पता चला जब मर्चेंडाइज को ख़रीद के लाते हैं कारोबार में बेचने की नीयत से, तो उस वक्त तो हम परचेज लिखते हैं अपने अकाउंट्स की किताब में, इसको परचेज के नाम से पुकारते हैं। और जब ये माल सेल कर देते हैं, आगे कुछ प्रॉफिट रख के बेच देते हैं, तो फिर इसी मर्चेंडाइज को हम सेल के नाम से पुकारते हैं अकाउंटिंग की बुक में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। इसी तरह करंट असेट्स में एक लफ्ज़ आता है ऑफिस सप्लाई। आपको पता है कि हर कारोबार में छोटी मोटी कुछ अशिया होती हैं, जैसे दफ्तरों के अंदर कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह होते हैं, प्रिंटर के पेजेस होते हैं, तो इनको हम ऑफिस सप्लाई कहते हैं। ये कारोबार की नौयत के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। अगर परचून की दुकान है तो परचून वाले के पास क्या होगी, थैलियाँ होंगी। दूध की दुकान है, दूध वाले के पास थैली होगी, रबड़ बैंड होंगे थैली को बांधने के लिए, तो वो उसकी ऑफिस सप्लाई, वो उसकी सप्लाईज होगी दूध वाले की। इसी तरीके से डॉक्टर की क्लिनिक है, तो डॉक्टर वगैरह लिखने का पैड होगा, कागज़ का पेन होंगे, तो वो उसकी ऑफिस सप्लाईज होगी। इसी तरह वो दवाइयाँ रख के देता है बोतलों के अंदर, तो वो जो छोटी छोटी बोतलें होंगी वो ऑफिस सप्लाईज होंगी, ठीक है। इसी तरह कोई और भी कारोबार हो, हर कारोबार की नेचर के हिसाब से अलग अलग सप्लाई होती हैं। ऑफिस सप्लाईज भी कह सकते हैं, जो दफ्तर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कारोबार में जो स्टोर में सप्लाई इस्तेमाल होती है उनको स्टोर सप्लाईज कहते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सप्लाई इस्तेमाल होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज कहते हैं। 3 किस्म की सप्लाईज होती हैं, ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, ठीक है। फिर इसके बाद लफ्ज़ आता है करंट असेट में प्रीपेड। प्रीपेड माने एडवांस, यानी अगर कारोबार किसी शख्स को कुछ पैसे एडवांस में दे दे किसी काम को कराने के लिए, अभी काम नहीं हुआ लेकिन पहले से पैसे दे दिए, तो उसको हम प्रीपेड कहते हैं। जैसे कारोबार ने एक दफ्तर किराए पे लिया है, लेकिन दफ्तर में अभी जो है उसको पहले ही 3 महीने का एडवांस दे दिया, दफ्तर का 3 महीने आए नहीं लेकिन पहले से एडवांस दे दिया, तो वो अभी एक्सपेंसेस तो हुआ ही नहीं, खर्चा ही नहीं हुआ, तो उसको प्रीपेड के नाम से पुकारेंगे, प्रीपेड रेंट। अगर आपने एडवर्टाइजिंग करानी है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो जितना भी पैसा लगता है आपने 4-5 महीने का पैसा एडवर्टाइजिंग का टीवी पे कराने के लिए एक साथ जमा कर दिया, तो आपका प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कराएगी जब तक जितना पैसा खर्च ना हो जाए, ठीक है। ये तो आपके सामने करंट असेट्स से दोबारा बता दूँ, करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं कारोबार में जिनकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती है, यानी विद इन अ ईयर उनको 1 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, कैश के अंदर, उनको बोलते हैं करंट असेट्स। चलें आगे चलते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा फिक्स असेट्स, ये नज़र आ रहा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को बोलते हैं मुंजमद असासे, यानी ऐसे असासे जो कैश में बासानी कन्वर्ट ना हो और जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक लंबी मुद्दत के लिए, मुद्दत के पीरियड के लिए कारोबार में असासे होते हैं, उनको बोलते हैं फिक्स असेट्स, यानी मुंजमद असासे। ये हमारे पास मैंने कुछ नाम लिखे हैं। लैंड की मुद्दत जो है बड़ी होती है, उसको यूज़ किया जाता है। फिक्स असेट को ज़्यादातर कारोबार में यूज़ करने के लिए आता है कि तभी अरसे तक इनको यूज़ करेंगे और इनके यूज़ करने से कारोबार को बेनिफिट हासिल होगा, ठीक है। इसमें कुछ फिक्स असेट नाम है। लैंड यानी ज़मीन, बिल्डिंग माने तामीर शुदा, लैंड के ऊपर तामीर शुदा इमारत, फर्नीचर माने ऑफिस के अंदर, कारोबार के अंदर जो फर्नीचर सजावट के बैठने के, लोगों के बैठने के लिए टेबलें, कुर्सियाँ, सोफ़े रखे हुए हैं, फर्नीचर कारोबार की ज़रूरत होती है, तो वो कारोबार की मलकियत होता है, इसलिए कारोबार का फिक्स असेट है। इक्विपमेंट माने कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह, ये इक्विपमेंट है। छोटे साजो सामान जो होते हैं कारोबार में उसको हम इक्विपमेंट बोलते हैं, और ठीक है। इसी तरह व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ कारोबार में आने जाने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए गाड़ियाँ कारोबार की मलकियत में होती हैं, तो वो भी कारोबार का असेट्स होते हैं, फिक्स असेट। मशीनरीज होती हैं कारोबार के पास, जो छोटी मशीनरीज होती हैं उनको हम मशीन कहते हैं, और जो बड़ी मशीन होती हैं वो प्लांट असेट्स कहलाते हैं, ठीक है। बड़ी मशीनरियाँ बड़े जो होते हैं उनको प्लांट असेट्स कहलाते हैं, और छोटी मशीनरी होती हैं फोटोकॉपियर मशीन्स वगैरह, इनको मशीनरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स
ये वो असासे होते हैं जो कारोबार में जो है लंबी मुद्दत के लिए आते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ले आते हैं और इनका इस्तेमाल होता है और ये बआसानी कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो जो इनका इस्तेमाल होता जाएगा इनकी लाइफ कम होती चली जाएगी, इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये डेप्रिसिएट होते हैं, सिवाय ज़मीन नहीं घिसती है, बाकी तमाम फिक्स असेट घिसते हैं, घिसने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलें, ये तो आपका हो गया असेट्स। असेट्स के बाद हम फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में दूसरी चीज़ है आपकी लायबिलिटीज़, यानी कारोबार के कर्जे। कारोबार ने जो पैसा उधार में लिया है या कुछ सामान उधार में ख़रीदा है सप्लायरों से, जो सप्लायर उनको बोलते हैं जो कारोबार को उधार में या तो सामान देते हैं या पैसा देते हैं। ठीक है, ये कारोबार के क्रेडिटर्स हैं, इनको वापस करना होता है कुछ अरसे के बाद। जिनको वापस करना हो पैसा वो कारोबार के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्रेडिटर्स के मैंने बता दिए नाम यहाँ पे। 2 किस्म के कारोबार की लायबिलिटीज़ 2 किस्म की होती हैं। करंट, नंबर 1 करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमारा ऐसे कर्जे जिनकी अदायगी हम कारोबार को 1 साल के अंदर अंदर कर दी जाए, यानी 1 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने के, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर करनी है किसी भी मुआहदे के मुताबिक। तो हमने पहला अकाउंट लिखा अकाउंट पेबिल, यानी अकाउंट पेबिल मुराद जब भी लिखा हो तो इसका मुराद यह है कि कारोबार ने किसी से कुछ माल उधार ख़रीदा है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की मुद्दत के लिए और उसके अगेंस्ट में कुछ गारंटी नहीं रखी है, सिर्फ ज़बान के ऊपर बात हुई है, तो उस पैसे को हम अकाउंटिंग की बुक में अकाउंट पेबिल के नाम से लिखते हैं। यानी जब उसका वक्त आएगा तो उस वक्त हमने उसको वापस कर देने या उसकी डिमांड पर जब भी वो मांगेगा हम वापस कर देंगे पैसा, इसको बोलते हैं अकाउंट पेबिल। इसी तरह सैलरी पेबिल, जब एम्प्लॉयज़ काम कर लेते हैं पूरा 1 महीना 31 तारीख को, तो एम्प्लॉय 31 तारीख के बाद अगले दिन 1 तारीख को एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी होती है जो काम लिया होता है। तो जब तक तनख्वाह नहीं दी, एम्प्लॉय से काम तो ले लिया लेकिन अभी तक तनख्वाह नहीं दी, उसको सैलरी पेबिल कहेंगे। इंटरेस्ट पेबिल, यानी आपने कुछ पैसा बैंक से लोन लिया है और बैंक आपसे हर माह इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और पैसा जो लोन लिया है उसकी तो एक मुद्दत एग्रीमेंट लिखा है 5 साल बाद वापस किया जाएगा, लेकिन ये भी लिखा है कि हर माह कारोबार को बैंक को कुछ % सूद देना पड़ेगा। जो हर माह सूद पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा उसको, और तारीख पे जब तक पे नहीं किया इंटरेस्ट पेबिल कहेंगे, जब पे कर देगा तो वो फिर पेबिल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, आपको बता रहा है एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबिल। इन सब के माने हैं काबिल अदायगी, वाजिबुल अदा, इन सब के माने, यानी एक्रूड है ये सबको पे करना है अपने वरने वक्त पर। जब तो अकाउंटिंग में 4 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कहीं एक्रूड का लफ्ज़ लिखा होता है, कहीं आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ लिखा होता है, कहीं अनपेड, कहीं पेबिल। जब भी लफ्ज़ लिखे आए अकाउंटिंग में समझ आए कारोबार की लायबिलिटी से कारोबार को पे करना है, यानी एक्रूड पेबिल, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबिल। ठीक है, इसी तरह बिल्स पेबिल होते हैं कारोबार के अंदर, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारे बिल जितने भी होते हैं, टेलीफोन बिल्स, इन सब का नाम हमने रख दिया यूटिलिटी बिल्स पेबिल भी कह सकते हैं, या हमने बिल्स पेबिल। इसके अलावा बहुत सारे और भी वाजिबात हो सकते हैं मुख्तलिफ नामों से, ये तो मैंने चंद आपके सामने रखे हैं। चलते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, तवील मुद्दती लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज़ जो हमने लिखा था यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, यानी करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ऐसे कर्जे जिनकी अदायगी विद इन अ ईयर यानी 1 साल के अंदर अंदर कर दी जाती है। और फिक्स लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, टर्म माने मुद्दत होती है, लॉन्ग टर्म वाली तवील मुद्दती कर्जेजात, ऐसे कर्जेजात जिनकी अदायगी 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद की जाती है। 1 साल में नहीं की जाती, 1 साल के बाद की जाती है। वो एग्रीमेंट के मुताबिक 5 साल का अरसा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, जब भी उसका वक्त आएगा उसको अदायगी कर जाती है। यहाँ में लॉन्ग टर्म लोन, तवील मुद्दती कर्जा 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये तो मुआहदे के मुताबिक होता है। मोर्गेज पेबिल, अपने मकान के कागजात, अपनी फैक्ट्री के कागजात गिरवी रखकर कर्जा ले लेना 15 साल, 20 साल के लिए। इसी तरह डिबेंचर पेबिल, एक कॉर्पोरेशन होती है, कंपनी होती है, कंपनी कर्ज के सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट को हम डिबेंचर बोलते हैं, जो आवाम से हासिल किए जाते हैं 5 साल, 10 साल के लिए। जब वक्त आता है उन सर्टिफिकेट को वापस कर दिया जाता है और हर माह उन पर सूद दिया जाता है।
बॉन्ड्स पेबिल, बॉन्ड्स भी डिबेंचर को बोलते हैं, अमेरिकन टर्म में बॉन्ड्स कहते हैं, ब्रिटिश टर्म में डिबेंचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी लायबिलिटीज जो हमने अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर देखी थी। लास्ट हमारा है कैपिटल। कैपिटल से हमने बताया था कि उस कैपिटल को कहते हैं मालिक, जो शख्स कारोबार को सरमाया प्रोवाइड करता है वो कैपिटल, वो कारोबार का कैपिटल, वो सरमाया कारोबार का कैपिटल होता है। सरमाया प्रोवाइड करने वाला क्या कहलाता है? कारोबार का ओनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर या जो है शेयर होल्डर, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा सकता है। यानी कारोबार में लगाया हुआ मालिक, कारोबार का सरमाया, कारोबार में लगाया हुआ मालिक का सरमाया। ये मैंने मुख्तलिफ हमारे पास, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार भी होता है, पार्टनरशिप का भी कारोबार होता है और कंपनी की शक्ल भी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वन पर्सन जिसका ऑनर्स होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जब भी कारोबार करेंगे इसका कैपिटल क्या कहलाएगा? जो भी नाम होगा मालिक का उस नाम के साथ कैपिटल लिखेंगे, अहमद कैपिटल। ठीक है। अगर पार्टनरशिप का कारोबार है, कम से कम 2 अफराद, ज़्यादा 20 अफराद जो होते हैं, आजकल तो 50 तक भी चले गए पार्टनर। पुरानी डेफिनेशन के अंदर 20 होते हैं। अब ये अपने हर मुल्क की कानून के अंदर कुछ कुछ तब्दीली आई हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 50, लेकिन जो है हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी इंडियन अकाउंटिंग जो है उसके अंदर पार्टनरशिप के मुताबिक, इंडियन अकाउंटिंग पार्टनरशिप जो है उसमें जो है कम 20 अफराद का लिखा हुआ है, कम से कम 2 अफराद और ज़्यादा 20 अफराद। ठीक है। तो वहाँ पर हम कैपिटल प्रोवाइड करने वाले को क्या बोलेंगे? अहमद पार्टनर, सलीम पार्टनर, अनवर पार्टनर, जीशान पार्टनर, जो भी नाम होंगे जिन्होंने जब सरमाया निकाला होगा उनके नाम से लिखे जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही शख्स होता है, इसलिए वो अहमद कैपिटल्स, या सलीम है तो सलीम कैपिटल, कमाल है तो कमाल कैपिटल, जिसके भी नाम से। जब कंपनी के अंदर चूँकि बहुत सारे लोग मिलकर सरमाया प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हर साल शेयर होल्डर होता है कंपनी का, इसलिए कंपनी के सरमाया को शेयर कैपिटल कहते हैं, और जिसने सरमाया प्रोवाइड किया होता है कंपनी, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर प्रॉफिट और लॉस का एक अकाउंट होता है। जो कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है तो, या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप कोई प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट को जो है, अगर सोल प्रोप्राइटर है तमाम का तमाम प्रॉफिट इसी को जाएगा, पार्टनरशिप है तो इनके रेशियोज के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। और अगर जो है कंपनी है तो कंपनी में डिविडेंड की शक्ल में मुनाफा दे दिया जाएगा जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऐलान करेंगे। तो मुख्तलिफ नाम से। इसी तरह कंपनी, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर मालिक को कुछ पैसा निकालना होता है कारोबार से अपने मुनाफे के हिस्से में से, उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम अहमद ड्राइंग कह रहे हैं। उसका नाम जो भी होगा मालिक का कैपिटल प्रोवाइड करना, अहमद ड्राइंग यानी इन्वेस्टमेंट, डी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम कर देता है निकाल के। इसमें पार्टनरशिप में से अगर पैसा निकालेगा तो विदड्रॉ, जैसे अहमद विदड्रॉवल, सलीम विदड्रॉवल, तो वहाँ विदड्रॉवल कहलाता है। इसी तरह कंपनी है तो कंपनी के अंदर जो है पैसा जितना भी प्रॉफिट होता है उसको रिटेन कर लिया जाता है, फिर उसमें से कुछ हिस्सा जो है डिविडेंड यानी मुनाफा कहलाता है। कंपनी का प्रॉफिट जो होता है बांट दिया जाता है मेंबरों को, शेयर होल्डरों को, और कुछ हिस्से को रोक लिया जाता है, उनको रिजर्व कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको स्टार्ट करी है बेसिक अकाउंटिंग, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होती है अकाउंटिंग, बिल्कुल वहाँ से हमने शुरू करा है, बताया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे लेक्चर देखते ही रहिएगा। ठीक है। हम आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, आपके इम्तहानात की तैयारी करवाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे, मैं बताता चलूँ, खाली अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ाएंगे हम, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट, कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ भी होगा उसमें, ऑडिट भी होगी, टैक्सेशन भी होगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ाएंगे। ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया हमारे मुख्तलिफ लेक्चर इसमें कॉमर्स से मुताल्लिक ही होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे टॉपिक भी यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।